हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग सीरीज में चर्चा करने वाले हैं सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर पर। यानी कि कोई भी सी का प्रोग्राम जो होता है वो किस तरह से होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट में कौन सी चीज़ लिखी जाती है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे। सामान्य तौर पर जो भी सी का प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम सेक्शन बोलते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं, आइए हम उन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सी प्रोग्राम में जो 6 सेक्शन बताए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये सेक्शन के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दूसरा प्रोग्राम है दूसरा जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं लिंक सेक्शन। तीसरा सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। चौथा सेक्शन जो है यानी कि चौथा पार्ट जो है वो कहलाता है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। पांचवा सेक्शन जो है जिसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन सेक्शन। और छठवां या अंतिम सेक्शन जिसको हम बोलते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। तो इस तरीके से आप कोई भी सी का प्रोग्राम लें, उसमें हम जो प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं वो 6 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। और पहला सेक्शन आपका कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, दूसरा लिंक सेक्शन है, तीसरा डेफिनेशन सेक्शन के नाम से जाना जाता है, चौथा जो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के नाम से जाना जाता है, पांचवा मेन फंक्शन सेक्शन होता है और छठवां सब प्रोग्राम सेक्शन होता है। किस सेक्शन में कौन सा पार्ट या किस तरीके की कोडिंग की जाती है, क्या चीज लिखी जाती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है और इसमें हम क्या चीज लिखते हैं इसको देख लेते हैं। तो सी प्रोग्राम का जो पहला सेक्शन जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम सी प्रोग्राम से रिलेटेड विभिन्न तरह के डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। उदाहरण के लिए सी का प्रोग्राम किसने बनाया है, सी प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है, सी प्रोग्राम किस डेट को तैयार किया गया है और सी प्रोग्राम करता क्या है, ये 4-5 चीजें हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंतर्गत लिखते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जो भी प्रोग्राम या जो भी चीज लिखी जाती है वो कमेंट लाइन के फॉर्म में लिखी जाती है। अब यहाँ पे कमेंट लाइन से क्या मतलब है? कमेंट लाइन ऐसी लाइन्स हैं जिनको कंपाइलर कंपाइल करते समय इग्नोर कर देता है। यानी कि सी प्रोग्राम में कुछ ऐसी लाइनें हम लिख देते हैं जिनको वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं मानता, कोडिंग का पार्ट नहीं मानता और उन लाइनों को वो कंपाइल नहीं करता और उनके कंपाइल ना होने से हमारे सी प्रोग्राम की फंक्शनिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हमें क्या लिखना है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोग्राम का क्या नाम है, प्रोग्राम किसने तैयार किया है, प्रोग्राम किस डेट को तैयार हुआ है और प्रोग्राम का वर्क क्या है, ये डिस्क्रिप्शन हम इसमें लिख देते हैं और इनको कमेंट लाइन के माध्यम से लिखते हैं। कमेंट लाइन को कैसे लिखा जाता है? हम सबसे पहले /* ये सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब है कि कंपाइलर समझ लेगा कि इसके आगे जो भी चीज लिखी गई है वो कमेंट के लिए लिखी गई है, यानी यूजर अपने रेफरेंस के लिए लिखी है, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं मानता। तो हम यहाँ पे /* के आगे प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम का नाम जो है वो XYZ है, तो हमने प्रोग्राम फाइल का नाम लिख दिया xyz.c। अब प्रोग्राम के ऑथर का नाम क्या है, यानी कि प्रोग्रामर अपना नाम लिखेगा या प्रोग्राम जिसने तैयार किया है वो अपना नाम लिख देगा। ये प्रोग्राम किसने तैयार किया है
तो ऑथर का नाम यहाँ पे लिखा जा सकता है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ पी जैन। तीसरी बात, प्रोग्राम किस डेट को तैयार किया गया, तो प्रोग्राम की डेट लिख देते हैं यहाँ पे और मान लेते हैं कि ये 15/12/2020 को लिखी गई, तो इसलिए इस प्रोग्राम की डेट लिख दी और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में यानी कि प्रोग्राम क्या काम करता है, तो उस डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द स्क्वायर ऑफ a given number। इस तरीके से ये हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में इतनी सारी चीजें लिख दी हैं। प्रोग्राम का नाम लिख दिया, ऑथर का नाम लिख दिया, प्रोग्राम किस डेट को तैयार हुआ ये भी लिख दिया और प्रोग्राम के बारे में भी लिख दिया, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि ये प्रोग्राम क्या करता है। अब मान लेते हैं ये डिटेल हमारी सफिशिएंट है, हमें और कुछ नहीं लिखना। तो जिस तरीके से ये कमेंट लाइन को शुरू किया गया था, हमें कमेंट लाइन को क्लोज भी करना होगा। तो सबसे नीचे हम */ लिख करके इस प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को कंप्लीट कर देता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम में यहाँ पे जो भी डिटेल लिखी गई हैं वो कोडिंग का पार्ट नहीं मानी जाती और इनको कंपाइलर जो है कंपाइल करते समय इग्नोर कर देता है। इससे कंप्यूटर की ओवरऑल यानी कि प्रोग्राम की ओवरऑल फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिटेल है ये यूजर अपने रेफरेंस के लिए लिखता है। तो पहला पार्ट आपका ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है जिसमें प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिख दी जाती है। तो जो सी प्रोग्राम का जो दूसरा सेक्शन है उसको हम लिंक सेक्शन बोलते हैं और लिंक सेक्शन में हम किसी विशेष फंक्शन से रिलेटेड फाइलों को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने का काम करते हैं। आपको मैं बता दूं कि सी के प्रोग्राम में हम दो तरह के फंक्शंस यूज करते हैं जिनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं। ये फंक्शंस जो है प्रोग्राम का ही छोटा सा पार्ट होता है जो किसी विशेष टास्क को परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जाता है। तो कुछ फंक्शन यूजर डिफाइंड होते हैं। यूजर डिफाइंड यानी कि हम और आप लोग तैयार करते हैं, कोई विशेष टास्क के लिए हम एक फंक्शन तैयार कर लेते हैं जिनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं और इन फंक्शन में क्या काम होना है उनकी कोडिंग हम आप लोग तैयार करते हैं, इसलिए उनको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता। दूसरे तरह के फंक्शन जो हम यूज करते हैं उनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनकी कोडिंग पहले से ही तैयार है, किसी ना किसी फाइल में उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है, उनकी पूरी कोडिंग है, उनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। इनको हम लोग तैयार नहीं करते, हम सिर्फ इनका उपयोग करते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं और वो पहले से तैयार हैं और उनकी डेफिनेशन जिस किसी फाइल में होती है उस फाइल को हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। तो कंपाइलर को उस फंक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उस फाइल को अपने प्रोग्राम में जब हम शामिल करते हैं तो वही हमारा लिंक सेक्शन होता है। तो इन फाइलों को शामिल करने के लिए हम लिंक सेक्शन में कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं जिनको हैश सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। हैश के आगे हम लिखते हैं इंक्लूड और इंक्लूड के आगे लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में हम उस फाइल का नाम लिख देते हैं जिस फाइल के फंक्शंस यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो फाइल का नाम लिखा है वो studio.h है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस की कोडिंग इस फाइल में है, उन फंक्शंस का डिस्क्रिप्शन इस फाइल में है। तो वो सारे फंक्शंस जब हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हमें सिर्फ यूज करना है, इसलिए हमने इस तरीके से इस फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया। यहाँ पे ध्यान देना है, आपको हैश सिंबल का यूज करना है, इंक्लूड कीवर्ड का यूज करना है और फिर लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच आपको वो फाइल लिखनी है जिस फाइल के अंदर किसी विशेष फंक्शंस की डेफिनेशंस है, कोडिंग है और उस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। एक और फंक्शन का एक और फाइल को हम इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड
maths.h। कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शन होते हैं जैसे साइन, कॉस या स्क्वायर रूट निकालना या स्क्वायर निकालना। तो ऐसे फंक्शंस को हम यदि अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें उन फंक्शंस की डेफिनेशन वाली फाइल जो कि यहाँ पे हमने लिखा है math.h, इस तरीके से शामिल करनी चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि उन फंक्शंस या इन हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में लिंक किया जा रहा है इन स्टेटमेंट के द्वारा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिंक सेक्शन। यहाँ पे आपके कई इंक्लूड स्टेटमेंट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई सारे फंक्शंस आप यूज कर रहे हो, सभी फंक्शंस की फाइल अगर अलग अलग है तो आपको इस तरीके से कई लाइनों में इंक्लूड स्टेटमेंट जोड़ के और उनमें फाइलों के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो कहलाता है हमारा लिंक सेक्शन। तीसरा सेक्शन हमारा कहलाता है डेफिनेशन सेक्शन। इस सेक्शन में यदि हम प्रोग्राम में कुछ कांस्टेंट वैल्यू यूज करने वाले हैं, जैसे कि हम पाई की वैल्यू यूज करने वाले हैं, तो पाई की वैल्यू 3.14 को हम डायरेक्ट प्रोग्राम में कई जगह यूज अगर करने वाले हैं तो वो वैल्यू ना लिख के उसकी जगह किसी सिंबल का यूज कर लें। तो ऐसा करने के लिए हम डेफिनेशन सेक्शन में उस पाई की वैल्यू को डिफाइन स्टेटमेंट के द्वारा डिफाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं डिफाइन? आपको लिखना है हैश, उसके आगे आपको डिफाइन कीवर्ड का यूज करना है। अब जो सिंबल आप यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए पाई के लिए हम पी यूज करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पी लिख दिया और इसके आगे हमने इक्वल करके पाई की वैल्यू लिख दी। इस तरीके से हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया है। यहाँ पे पी कीवर्ड को हमने डिफाइन कर दिया है, सॉरी पी वर्ड को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, जो जिसकी वैल्यू 3.14 होगी। अब आगे कहीं प्रोग्राम में यदि हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है तो हमें ये वैल्यू सीधे सीधे उपयोग में नहीं लेनी है, बल्कि हम ये सिंबल का उपयोग करेंगे और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इस सिंबल की जगह ये वैल्यू लेता चला जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट अपने प्रोग्राम्स में यूज करना चाहते हैं तो उनको आपको इस तरीके से हैश के आगे डिफाइन लिख करके और सिंबल के साथ उसकी वैल्यू को डिफाइन करना होगा। और इस तरीके से कितने भी सिंबॉलिक कांस्टेंट आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। इसमें केवल यही काम किया जाता है, यानी कि सिंबल्स को उनकी वैल्यू के द्वारा डिफाइन कर दिया जाता है और वो करने का तरीका ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक है, अगला सेक्शन है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसको समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है उसमें कई सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं। यदि हमारे प्रोग्राम कई तरह के टास्क परफॉर्म कर रहा है तो प्रत्येक टास्क के लिए हम अलग अलग यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में कई सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं। यदि कोई वेरिएबल आप इन सभी यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूज करना चाहते हैं, यानी कि कोई वेरिएबल जो है वो सारे फंक्शंस में एग्जिस्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल्स को इस सेक्शन में डिफाइन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम लिखेंगे INT Q। ये एक एग्जाम्पल हमने दिया है। यहाँ पे Q एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये INT Q या और भी वेरिएबल्स की आपको आवश्यकता है तो आप इसी तरीके से यहाँ नीचे आप उनको डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे दूसरा वेरिएबल भी हमने डिफाइन कर दिया फ्लोट p। तो अब यहाँ पे q और p जो दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं, क्योंकि ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में है इसलिए इनको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाएगा। और ये हमारे C प्रोग्राम में जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे सबके अंदर इन वेरिएबल्स का यूज किया जा सकता है, ये वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको भी यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है यदि वो सारे फंक्शंस में यूज किए जाने हो। उदाहरण के लिए हमने लिखा फ्लॉट एरिया, फ्लॉट आर, ये हमने एक फंक्शन
डिक्लेयर किया है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जिसका नाम दिया गया है एरिया। इस फंक्शन को हम एक इनपुट में वैल्यू देंगे जो कि आर वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है, जो फ्लोट टाइप वैल्यू होगी, यानी कि डेसिमल पॉइंट में वो वैल्यू हो सकती है। इस फंक्शन में एरिया के पहले हमने फ्लोट लिखा हुआ है, ये इस फंक्शन से रिटर्न होने वाले डाटा का टाइप बताता है, यानी कि एरिया फंक्शन को जब हम आर वैल्यू देंगे तो वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा और वो वैल्यू होगी फ्लोट टाइप। तो यहाँ पे ये एक हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन किया है। यदि आप कुछ ऐसे फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया में डिफाइन करने हो तो आप उन सभी फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं अपन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब जो पांचवा सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन ये प्रत्येक सी के प्रोग्राम या C++ के प्रोग्राम में होना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंक्शन प्रोग्राम की स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। यानी कि प्रोग्राम को जब चलाना कंप्यूटर शुरू करेगा तो वो यहीं से शुरू करेगा। इसके पहले जो ग्लोबल डिक्लेरेशन वगैरह थे वो ठीक हैं अपनी जगह। तो पांचवा सेक्शन जो ये मेन फंक्शन सेक्शन कहलाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और प्रत्येक C और C++ के प्रोग्राम में इसका होना जरूरी है। यदि आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है या ये सेक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम यूजलेस है, वो काम नहीं करेगा, कंपाइलर उसको कंपाइल ही नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का, इस सेक्शन का होना बहुत जरूरी है। और इस सेक्शन में दो पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। यानी कि मेन फंक्शन सेक्शन में दो पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। मेन फंक्शन सेक्शन हमारे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। लेकिन मेन फंक्शन सेक्शन को कैसे शुरू किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए आपको लिखना होता है मेन। मेन के आगे ये ब्रैकेट होते हैं, इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई आर्गुमेंट्स लिखे हो सकते हैं या फिर ब्रैकेट खाली होते हैं। इसके आगे हमारा कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है, ठीक है। पहले लिखा होगा मेन, ब्रैकेट्स ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं। तो ये ब्रेसेस शुरू होता है और लास्ट में कहीं पे ब्रेसेस आपका क्लोज भी होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन सेक्शन में जो पहचान है मेन फंक्शन सेक्शन की वो ये कि पहले मेन लिखा होगा, मेन के नीचे से कर्ली ब्रेसेस शुरू हुए होंगे और लास्ट में कहीं कर्ली ब्रेसेस खत्म हुए होंगे, ठीक है। तो इन दोनों ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में ये दोनों पार्ट लिखे जाते हैं जिसको हम डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स कहते हैं। तो डिक्लेरेशन पार्ट में आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आप वो डिफाइन करते हैं, यानी कि मेन फंक्शन में जो वेरिएबल आप यूज करने वाले हैं और उनको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है तो उनको आप कर्ली ब्रैकेट के तुरंत बाद यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R और B हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ठीक है। इस पे अभी अपन आगे वीडियो में ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं जो कि R और B हैं और दोनों ही इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जाएंगे। यहाँ पे और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे इसी के नीचे हमने लिख दिया फ्लोट S, यानी कि S एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये फ्लोट टाइप वैल्यू को स्टोर करेगा, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स के हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किए हैं ये मेन फंक्शन सेक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट है। और इसके बाद शुरू होता है आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट में कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई इनपुट आउटपुट से रिलेटेड स्टेटमेंट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं
एस इक्वल टू आर इंटू बी। ठीक है, यहां पे एक ये हमने फॉर्मूला लिख रखा है, इसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और फिर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट एफ परसेंट एस परसेंट डी एस। ठीक है, तो ये आउटपुट के लिए एक फंक्शन लिखा गया है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये आउटपुट पे एस की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। एस यहाँ पे आर और बी की वैल्यू को लेकर के कैलकुलेट करेगा, एस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पार्ट लिखा गया है इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन पार्ट, और नीचे ये जो लिखे गए हैं जिसमें आपके कोई फॉर्मूले कंप्यूटेशन से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो मेन फंक्शन सेक्शन में इस तरीके से आपका मेन फंक्शन सेक्शन तैयार किया जाता है। मेन लिखा होगा, मेन के नीचे कर्ली ब्रैकेट्स शुरू हुए होंगे, डिक्लेरेशन पार्ट लिखा जाएगा जिसमें वेरिएबल्स वगैरह हम डिफाइन करेंगे, कोई फंक्शन भी डिफाइन हो सकते हैं। उसके बाद हमारा कंप्यूटेशन या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड विभिन्न तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये लिखे गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट। और फिर लास्ट में कर्ली ब्रेसेस खत्म हो जाता है। तो मेन फंक्शन की ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से लेकर के क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक ये जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं ये मेन फंक्शन की बॉडी कहलाती है। ठीक है, मेन फंक्शन और उसकी बॉडी जिसमें दो पार्ट हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ठीक है, तो मेन फंक्शन सेक्शन में ये चीज होना जरूरी है। कंप्यूटर में मेन फंक्शन का होना जरूरी है, सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना जरूरी है। यदि ये फंक्शन नहीं होगा तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं हम अगले सेक्शन की, जो कि सब प्रोग्राम सेक्शन हो, लास्ट सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम का मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन से होता है, यानी कि यदि आप अपने प्रोग्राम में अलग अलग टास्क के लिए जो फंक्शन बना रहे हैं तो उन फंक्शंस की कोडिंग यहाँ पे की जाएगी, इसको हम बोलेंगे सब प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने लिखा फ्लॉट एरिया फ्लॉट आर INT A equal to PI into R into R return A। ये एक जो हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में फंक्शन डिफाइन किया था एरिया, उसकी कोडिंग यहाँ पे लिख दी है, इस फंक्शन को कोड कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है, तो ये एक सब प्रोग्राम कहलाएगा। इसी तरीके से और भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं आपके प्रोग्राम में जो आपने तैयार किए हों, तो उनकी कोडिंग भी इसी क्रम से करते चले जाते हैं, तो ये सेक्शन आपका कहलाने लगता है सब प्रोग्राम सेक्शन। अब हम आपको ये बता दें कि कौन सा सेक्शन लिखना जरूरी है और कौन सा सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है। तो पहला जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है वो यूजर अपने रेफरेंस के लिए तैयार करता है, तो हो सकता है कि आपको किसी प्रोग्राम में वो सेक्शन दिखाई ना दे, यानी कि वो ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो उसे लिखें या ना लिखें। दूसरा जो सेक्शन है जिसको हम लिंक सेक्शन बोलते हैं, लिंक सेक्शन में आपको जैसे मैंने बताया कि प्री डिफाइंड फॉर्मूले जो होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस जो आप प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, उनकी फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है। यदि कोई ऐसा फंक्शन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लिंक सेक्शन को भी स्किप कर सकते हैं, यानी कि वो भी ऑप्शनल है। आपकी आवश्यकता है तो आप उसे लिखें और आवश्यकता नहीं है तो आप उसे ना लिखें। तीसरा जो डेफिनेशन सेक्शन है, यदि प्रोग्राम में आप कांस्टेंट सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे डिफाइन कर दीजिए, और यदि नहीं करना चाहते तो आप डेफिनेशन सेक्शन को भी स्किप कर सकते हैं। चौथा है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। यदि आपके प्रोग्राम में बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है और उन सभी फंक्शन में कोई वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हैं तो उनको आप ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन करेंगे, लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन को भी स्किप कर सकते हैं।
पांचवा जो सेक्शन है मेन फंक्शन सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना सी प्रोग्राम में जरूरी है क्योंकि ये उस प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है और यदि ये सेक्शन नहीं होगा तो आपके प्रोग्राम कोई वैल्यू नहीं है, आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वास्तव में कहा जाए तो मेन प्रोग्राम सेक्शन ही हमारा मेन सी का प्रोग्राम होता है। और फिर छठवां जो सेक्शन है जिसको हम सब प्रोग्राम सेक्शन बोलते हैं, ये सेक्शन जो है अगर आपके प्रोग्राम में यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए गए हैं तो ये सेक्शन आपको तैयार करना होगा और यदि नहीं बनाए गए हैं तो ये सेक्शन भी स्किप किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कोई सी का प्रोग्राम जो होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन में क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट के द्वारा अपना रिएक्शन जरूर दें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं यदि आप उचित समझते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगले वीडियो तक थोड़ा सा और वेट करेंगे आप, तब तक आप पिछले वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।